There have been so many incidents that have been taking place between India and Canada relations. ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली इंडिया के जो एम्बेसडर थे उनको रिकॉल किया गया, साथ ही साथ कैनेडियन एम्बेसडर को रिकॉल किया गया, और रिसेंटली इंडिया के जो वहां पे हिंदू टेम्पल्स हैं वहां के ऊपर भी अटैक किया गया बाय द सो कॉल्ड खालिस्तानी सपोर्टर्स इन कनाडा। और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ कम्युनिटीज क्रिएट नहीं कर रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग है, और एक तरह से इंडिया और कनाडा में डिप्लोमेटिक कट ऑफ हो रखा है। डिप्लोमेटिक कट ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे दो कंट्रीज एक तरह से बात करने के भी मूड में एक दूसरे से नहीं दिखती, तभी जो हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं उनको भी रिकॉल कर लिया जाता है। और इतने ज्यादा डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप इंडिया के आज के समय में किसी और कंट्री के साथ नहीं है, हालांकि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे रिलेशन इंडिया नहीं एंजॉय कर रहा कि आपके हाईएस्ट लेवल के डिप्लोमेट्स भी उस कंट्री में प्रेजेंट ना हो। ये इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हुई कैसे? क्या है ये खालिस्तान फैक्टर? क्यों अटैक हुआ वहां के मंदिरों पे बाय द सो कॉल्ड कम्युनिटी जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है? एंड माइंड यू, ये सारी सिख कम्युनिटी नहीं है, ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं विच आर बीइंग बैक्ड बाय द सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलीट्स ऑफ कनाडा। तो आज इस वीडियो डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षांत सर, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एंथ्रोपोलॉजी की फैकल्टी हैं, और सर के साथ हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सिचुएशन। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो आप मेरे को, जैसे आज अटैक हुआ तो उस अटैक में हमने देखा, वीडियो हमने देखी, वीडियो हमने अटैच भी कर दी है इसमें। तो वीडियो हमने देखा कि कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स ने आए और उन्होंने हिंदू टेंपल्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो सर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हमारे सुनने वालों को बता पाएं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में इन ब्रीफ। सर वैसे तो लाइक यू सेड इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फॉर श्योर। आई थिंक किसी कंट्री के लिए भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है कि दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे को किसी भी तरह से टारगेट कर रही हैं। और सर मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट लाइक यू सेड, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं हुआ ऐसा अटैक। फॉर एग्जांपल हमने विंडसर में भी ऐसे अटैक्स देखे हैं इससे पहले, मिसिसागा ब्रैंकपम के अंदर भी ऐसे अटैक्स जो है रिपोर्ट हुए हैं पहले भी, इससे पहले एडमंटन में या फिर GTA या ब्रिटिश कोलंबिया वाले एरियाज़ में भी हिंदू टेम्पल्स के ऊपर कई बार एंटी इंडिया ग्राफिटी मिली है, कई बार किसी न किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखी है जहाँ पर कई बार स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, कई बार कुछ भी। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज़ें हैं आइसोलेटेड नहीं है, ये बहुत रेगुलरली अब देखने को मिल रही है, पहले नहीं देखने को मिला करती थी। बट नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि सर ये खालिस्तान इशू है क्या? नाउ सर ओरिजिन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट वाज फ्रॉम इंडिया। सो अब ये जाकर अलग अलग एरियाज़ में इसकी सपोर्ट जो है वो बाहर से आनी शुरू हो चुकी है, बट इनिशियली इमर्ज इंडिया के अंदर से ही हुई। और ये कहानी अब काफ़ी पुरानी है, 1970s 80s के दौर में खालिस्तानी एक बेसिकली दिस वाज अ सेशनिस्ट मूवमेंट या सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, जिसमें एक सेपरेट कंट्री की डिमांड हुई बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कम्युनिटी मानती थी कि हम मार्जिनलाइज्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमारे अगेंस्ट बहुत हुई है। तो वहाँ से एक पार्टीशन के बाद 1947 के बाद एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें खालिस्तान नाम की एक अलग सेपरेट कंट्री चाहिए जहाँ पर हमारी कम्युनिटी जो होगी वो सेफ रहेगी, एंड जहाँ पर हमारे तौर तरीकों के हिसाब से हम पूरी सॉवरेनिटी और पूरी ऑटोनॉमी के साथ अपने सिस्टम्स को रन कर पाएंगे। तो obviously now we all understand that the constitution that India has it does not allow for a separate country. So in that case ये movement तब से लेकर आज तक चली ही जा रही है। Obviously it is illegal, obviously सरकार नहीं चाहती ऐसे किसी भी सेंटिमेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि ये अकेली सिर्फ खालिस्तान का इशू नहीं है सर। इंडिया में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बहुत और एरियाज़ में भी है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एरिया जहाँ पर ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। मैं अगर बात करूँ तो कमातपुर की एक रिक्वायरमेंट है, नागालिम की अपनी रिक्वायरमेंट है, कुकी लैंड की अपनी रिक्वायरमेंट है, जोमी लैंड की अपनी रिक्वायरमेंट है, ऐसी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स है। बट इन सब में से खालिस्तान इज़ वन इशू दैट वी रेगुलरली कीप लिसनिंग अबाउट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया that it creates trouble. It is with respect to Canada-India relations. It is with respect to India's internal security. It is with respect to communal hatred. तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट है और ये खालिस्तान इशू है, ये एक पहलू को नहीं बहुत सारे पहलुओं को टच करता है। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें पॉसिबल मोटिवेशंस क्या हैं? कि अब हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम तो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कई सारे ऐसे भी लोग जिन्होंने इनका इम्पैक्ट देखा जो इससे दूर दूर तक रिलेटेड नहीं थे, कि जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सारी की सारी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटीज को यूज करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और बिना सोचे समझे भी कुछ लोग इसमें जुड़ जाते हैं। इतिहास गवाह है और कई सारी किताबों में इसके बारे में जिक्र भी है, लिखा भी गया है। तो सर आज के समय में उस बात को 40 साल हो चुके हैं, 40 ईयर्स के बाद भी क्या ऐसी पॉसिबल मोटिवेशंस हैं कि क्या ऐसे
पोलराइजिंग नैरेटिव्स हैं कि ये मूवमेंट इतनी ज्यादा दोबारा उजागर हो रही है, क्या इसमें सिर्फ सोशल मीडिया एंगल है कि या इंडिया में भी इसका कुछ ग्राउंड रिजल्ट देखने को मिलता है? सर सोशल मीडिया एक जरिया है, सोशल मीडिया एक जरिया है जिससे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे आपने बोला कि पूरी जो कम्युनिटी है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व नहीं है, बट नाउ वो जो कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन एक इंटायर कम्युनिटी की हो जाती है, जिसके कारण इंडिया के अंदर इम्पैक्ट ये है सर सबसे बड़ा कि जो कम्युनल हेट्रेड की प्रॉब्लम है इंडिया में, वैसे ही इस जनरेशन को, जो जनरेशन हम देख रहे हैं, ये पोलराइज्ड जनरेशन मानी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी हेट्रेड, इतनी फेक न्यूज़, इतना कुछ स्प्रेड कर दिया है कि ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि एक दूरियां बन चुकी हैं कम्युनिटीज़ के अंदर। अब वो कंड्यूसिवनेस जो है, वो जो होनी चाहिए एक हेल्दी कंट्री के लिए, वो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो इंडिया के लिए कम्युनल एंगल इसमें बहुत अहम है। जैसे 84 के राइट्स हमने देखे थे, 84 में हिंदू सिख राइट्स हुए। ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होंगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हो सकती है कल को फिर हमें ऐसा कम्युनल राइट को देखने को मिले। और सर जैसे हम हर बार देखते हैं कि जब राइट्स होते हैं ना, तो उसमें कोई चेहरा एक नहीं होता, तो वो भीड़ होती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, तो उस के आड़ में कौन क्या कर बैठे, कैसी सिचुएशन अनफोल्ड हो जाए, वो गेस करना या अभी सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में to have something happening in Canada which is with respect to Indian communities, it is a very unfortunate thing. बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, तो बड़े सारे लोग इसको मिसयूज भी करते हैं। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में सिविल राइट, जैसे आपने पुरानी एग्जांपल्स दी, अब ऐसा भारत में ना हो तो बहुत अच्छा है, ना ही होगा भी नहीं। हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमारी सरकारों ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग करी है, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स ने इसको हैंडल किया है तो वो काबिले तारीफ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकारों ने या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, एनएसए ने कितनी खूबसूरती से इन सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश की है। अब सर इसमें एक और बात है कि जैसे आपने कहा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर इंडिया में क्या है, तो इंडिया में ग्राउंड लेवल के ऊपर मेरे को लगता नहीं है खास है, क्योंकि हम भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमने देखा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई ऐसा बहुत ज्यादा सपोर्ट इंडिया में तो नहीं है। ये सारा का सारा एक एक्सटर्नल नरेटिव है सोशल मीडिया के थ्रू, जो पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि क्यों है, क्या है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके लिए हम एक पूरी अलग डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या है, क्या बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज भी चलती हैं, बहुत सारी कहानियां भी हमारे पास हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम बताने में मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उसकी कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस नहीं होते। तो इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हम सबको पता है कि खालिस्तान मूवमेंट में आईएसआई की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, है ना, वो तो सबने सुना ही है, वो सबने पढ़ा भी है। तो ऐसे इंसिडेंट आज भी भारत में देखने को मिलते हैं, दुनिया में देखने को मिलते हैं, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज अपने आप को एक मल्टीकल्चरल हेवन मानती थी, उनको सीखना चाहिए इंडिया जैसे देश से कि किस तरह सोसाइटी में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक यूनिफाइड कंट्री की तरह लोग प्यार से रहते हैं। तो सर इसके अलावा मेरा एक और सवाल है कि क्या ऐसी पॉलिसीज हो सकती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सकती हैं कि जिससे हम ऐसे थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? सर एक ना बहुत अच्छा अहम स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये आइडिया पहुंचा कि बहुत सारी फंडिंग जो है वो इन कंट्रीज से, जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ कंट्रीज का, जैसे कनाडा में एक बहुत अच्छा हेल्दी डायस्पोरा, वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा है। सिमिलर डायस्पोरा इज इन ऑस्ट्रेलिया, इज इन न्यूजीलैंड, इज इन यूके, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंड दैट अ लॉट ऑफ फंडिंग कम्स फ्रॉम दीज कंट्रीज टू सस्टेन सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन इंडिया। सो उन चैनल्स को सरकार ने देखने की कोशिश करी। जैसे गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से फाइनेंसेस को कंट्रोल करने पे बहुत काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी तरह की टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, एक्सट्रीमिज्म है, उन सब के पीछे जो फाइनेंशियल बैकिंग चल रही है उसको तोड़ने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। तो सरकार ने एनजीओज को टारगेट करना शुरू किया सर, एंड एनजीओज को रोका। जो एनजीओज बेसिकली बाहर से फॉरेन फंडिंग ले रही थी, उन फॉरेन फंडिंग्स को स्क्रूटनी में डालने की कोशिश करी सरकार ने, चेक करने की कोशिश करी कि फंडिंग किस प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, क्या उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा भी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल FCRA एक्ट है, बहुत अहम एक्ट है, जिसके थ्रू ऐसी फंडिंग्स को रोका गया, ऐसी संस्थाओं के ऊपर चेक रखा गया कि अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो किस काम के लिए आ रहा है, कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसका आउटकम क्या हो रहा है। तो आज की डेट में सर ऐसी कोई भी एनजीओ नहीं है जो बाहर से पैसा लेकर आ रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, और वो बता नहीं रही सरकार को कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो आफ्टर दैट the movement has been, it has been very difficult for these people to run these kind of movements. फर्क तो बहुत पड़ा है उसमें। तो बिल्कुल सर, इससे तो इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप भी जो है वो स्पॉइल होता ही होता है। इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप भी जो है वो स्पॉइल होता ही होता है, और इसका इम्पैक्ट हमने अभी रिसेंटली भी देखा
कि जैसे इंडिया के एम्बेसडर जो थे उनको रिकॉल करा गया, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया, और कैनेडियन एम्बेसडर को भी रिकॉल किया गया। तो सर इसमें जैसे मैं एक बार पढ़ रहा था कि 5 Eyes अलायंस का या वेस्टर्न कुछ कंट्रीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कि जैसे यूएस में इंडिया पे प्रेशर कर रहा है कि जो वहाँ के नागरिक हैं, यूएस सिटीजन हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जी। हालांकि इंडिया ने तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो, ठीक है, कि और ये भी हिपोक्रेसी है वेस्ट की कि हमने हमारी सरकार के ऊपर कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ, पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में बोल दिया। और अभी रिसेंटली मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था कि जहां पे उन्होंने बोला कि ये अभी हमने एविडेंस नहीं दिया, ये हमारी थ्योरी है, ठीक है ना। हिपोक्रेसी है वेस्ट की कि पैम्पर्ड है, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही सर यूएस ने भी बोल दिया कि यार, और यूएस खुद जाके दुनिया में कहीं भी किसी को भी कुछ कर देता है, और हालांकि हमारे चार्टर में अलाउड नहीं, हमारे चार्टर वाले नहीं करते, जो हमारे फील्ड्स हैं वो ये नहीं करते हैं। हमारी बड़ी एक सबड्यूट से बहुत अच्छी एजेंसी है जिसको RANDAW बोलते हैं, राव जो बोलते हैं जिसको हम, बहुत अच्छी एजेंसी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप है या इंडिया यूएस रिलेशनशिप है, ये 5 Eyes अलायंसेज हैं, क्या इसके साथ भी रिलेशनशिप कुछ स्पॉइल हो सकता है हमारा? तो देखिए, अगर हम जैसे आपने 5 Eyes का जिक्र किया, इससे तो वो ज़्यादा बेहतर आप समझा पाएंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया में उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगर विश्व पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि अगर कुछ भी इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में कोई एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, इट इज़ खालिस्तान इशू, तो उसमें इंटेलिजेंस को लेकर जो भी गैदरिंग मैकेनिज्म है वो 5 Eyes के थ्रू चल रहा है। अब 5 Eyes के थ्रू क्योंकि चल रहा है, तो 5 Eyes में जितनी भी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, तो इन सबके साथ ही इंडिया के थोड़े से रिलेशंस एक स्टेप बैक पे तो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कनाडा इंडिया के केस में भी देखा, यूएस इमीडिएटली स्टूड अप एंड सेड दैट आई एम बैकिंग कनाडा एंड इंडिया हैज टू रिस्पेक्टफुली गिव ऑल दी रिपोर्ट्स। तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस तरह से इरिटेंट्स तो जरूर होते हैं। बट लाइक माय क्वेश्चन टू यू स्पेसिफिकली, लाइक अगर यूपीएससी एस्पिरेंट से वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे इंडिया कनाडा के बीच में इशू चल ही रहा है, तो इंडिया कनाडा का अदरवाइज कितना बड़ा रिलेशनशिप है, और ये जो इशू है ये इंडिया को किस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, ये कनाडा को किस लेवल पे इम्पैक्ट करना सकता है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहें तो आपने मेरे से सवाल पूछे, पर हाँ ये जरूरी है सवाल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें, तो इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप, हम बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशनशिप था। कैनेडियन एक वेस्टर्न कंट्री है और हमारा मेजर वहां पे कंसर्न कनाडा नहीं, हमारा मेजर वहां पे कंसर्न यूएसए था। शुरू से हमारा यूएसए ही मेजर कंसर्न रहा है, और कनाडा जो है ना, उसका ये माना जाता है कि कनाडा में पत्ता भी नहीं हिलता एक तरह से अगर यूएसए की बात ना हो, ये सब सारी दुनिया जानती है। तो उसी में अगर हम बात कहें कि जैसे मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था जिसमें ये कहा गया कि यार कनाडा जो ये पुश कर रहा है ना, जैसे आपने 5 Eyes की बात करी, कनाडा जो ये पुश कर रहा है, ये पुश किया ही बिकॉज ऑफ यूएसए साइड जा रहा है। क्योंकि हमने देखा रिसेंट में यूएसए ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो इन चीजों के ऊपर सवाल उठाए हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न, जो इंडिया और कनाडा का सबसे बड़ा कंसर्न है, वो डायस्पोरा है, कि इतने ज्यादा लोग इंडियंस वहां पे हैं, ठीक है, एक मेजर कम्युनिटी बन चुकी है। और सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं है ये, अगर आप देखो कि वहां पे बहुत सारे और रिलीजन के, बहुत सारे और रीजन्स के लोग भी रहते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारे लिए है वो एक डायस्पोरा का कंसर्न है, कि जो लोग वहां गए हुए हैं, जो इंडियन डायस्पोरा वहां बैठा है, उनकी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन किस तरह आएगी। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि यार अगर एक कंट्री में भी जो वेस्टर्न कंट्री है उसके साथ रिलेशनशिप का इरिटेंट आता है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, इन सब, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनमें 5 Eyes अलायंस है जिसकी आपने बात करी। तो अलायंस का मतलब ही ये होता है कि हम सब एक यूनाइटेड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनने कोई यूनाइटेड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी है या पाई है, उनके पास है ऐसा कोई सबूत है, जो हालांकि कनाडा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा, अगर कुछ है, तो उसके लिए वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बाकी 4 कंट्रीज के साथ भी इक्विवेलेंटली शेयर किया जाएगा। और अगर वो किया गया है तो उसका इंपैक्ट आपने देखा कि जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया, और जिसमें यह भी कहा गया कि हमारे देश के गृह मंत्री साहब का नाम भी आया, एनएसए साहब का नाम भी आया, जो इंडिया ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि यार ये तो बिल्कुल ही सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड चीजें हैं। तो ये सारे इरिटेंट्स जो है ना, तो ये एक तरह से मल्टी फेसेटेड इरिटेंट्स बन जाते हैं, जिसमें इंडिया सेंटर पॉइंट बन जाता है, और ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को घेर के खड़ने की कोशिश करती हैं। तो सर ये भी मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से तो कंसर्न ही है। अगर इस हिसाब से सर ये भी देखें कि जैसे इंडिया कनाडा को जो भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब लाइक जैसे आपने यूएस का भी जिक्र किया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कोई कारण स्पेसिफिकली कि इसी टाइम पे इन 2024 इटसेल्फ वी हैव सीन सो मच अपहीवल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कनाडा रिलेशंस? क्या कोई खास कारण है कि 24 में
इस साल ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्शंस 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 हैं इसमें। मैं एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, जो समझ के वो समझ गया ना कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो समझ लो कि इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, कि अगर बॉर्डर पे कोई शोर है तो समझ लो कि तुम्हारे शहर देश में इलेक्शंस हैं। तो इंदौरी साहब का एक बड़ा पुराना शेर है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें अगर इलेक्शंस का एक बड़ा मुद्दा है सर कि इंडिया की जो कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा जो है ना, चाहे फिर वो यूएस हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फिर वो कनाडा हो, दुनिया में कोई भी कंट्री आज के समय पे ऐसी नहीं है कि जो इंडियन डायस्पोरा को टैप नहीं करना चाहती। अब ये देखिए कि यूएस में इलेक्शंस हैं। अब यूएस के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट की और वहां पर उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं यूएसए का राष्ट्रपति होता तो बांग्लादेश में हिंदू टेंपल्स के ऊपर अटैक ना होता। आइडिया क्या है? इंडियंस, ठीक है ना। उसी तरह कमला हैरिस बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करती हैं कि मेरा इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी वाइफ इंडियन है, और वो ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो एक पॉडकास्ट पे जाके बोल रहे हैं कि जो चिकपीस है, मतलब छोले और पनीर, कह रहे क्या ही जबरदस्त फूड होता है वो, है ना। तो ये सारा का सारा कनेक्शन जो है ना, ये इंडियन डायस्पोरा को टैप करने के लिए है। मतलब एक चीज जो इंडिया की स्ट्रेंथ बनी हुई है इस टाइम, वो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो हर जगह। सर पॉपुलेशन बहुत जरूरी है, मैं तो हर बार बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है ना, वो फॉसिल फ्यूल नहीं, वो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है। और इंडिया ब्लेस्ड है उसमें। हम यूज कैसे कर रहे हैं वो अलग कहानी है, यूज कैसे होती है वो अलग कहानी है, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी है। पर हाँ, तो एक इंडियन डायस्पोरा और जो बड़ी ही इंटेलिजेंट रिच डायस्पोरा है, ठीक है, रिच डायस्पोरा भी है, इंपैक्टफुल डायस्पोरा भी है। कि यूएस में अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि यूएस में जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और रिच डायस्पोरा है इन नंबर एंड इन वेल्थ क्रिएशन, वो इंडियन डायस्पोरा है। और यही कनाडा का हाल है। मतलब आपके हिसाब से whatever is happening at this point, like for all the listeners who are watching this video, also viewers, मतलब इस टाइम पे अगर ये हो रहा है, इसका मतलब इलेक्शंस सबसे अहम कारण है क्या? कोई और भी कारण है? बिल्कुल, एक कारण इलेक्शंस है, ठीक है, ठीक है, एक कारण इलेक्शंस है। दूसरा कारण होता है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री की पावर को इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करने देना चाहती कि आप अपने आप को एक इक्विवेलेंट पावर देखने समझे। वो ये वेस्ट की हमेशा से थ्योरी रही है। देखो अब ना ये बहुत ज्यादा इन डिटेल डिस्कशन हो जाएगी फिर, ठीक है, कि इसमें ना एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होती है कि दो कंट्रीज हैं, यूएस चाहता है कि उसकी हेजेमोनी मेंटेन रहे, तो यूएस नहीं चाहता कि कोई और कंट्रीज को थ्रेटन करे। इस तरफ चाइना है, चाइना चाहता है कि हम पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं जो चाइना यूएस को रिप्लेस कर सकते हैं। बीच में उभरता है इंडिया, ठीक है। अब यूएस जिस तरह से चाहता था कि इंडिया उसकी सपोर्ट में आए, इंडिया ने वैसा बिहेव नहीं किया। करेक्ट। इंडिया की एक बड़ी खूबसूरत आइडिया रहा है पंडित नेहरू के समय से लेके आज तक, जो है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने इतना ज्यादा यूएस की साइड पे नहीं गया। अगर आपकी एग्जांपल्स देखें, इंडिया ने ईरान से रिलेशनशिप मेंटेन करे, इंडिया ने रशिया से रिलेशनशिप मेंटेन करे। तो ये जो है ये बहुत बड़े इरिटेंट्स हैं वेस्ट के दिमाग में कि यार हमने सोचा था कि वी विल क्रॉप अप इंडिया और विल प्रॉप अप इंडिया, विल बैक इंडिया, दैट इट विल बी काउंटर टू चाइना। इंडिया ने ट्रूस भी कर लिया चाइना के साथ, इंडिया रशिया से बात कर रहा है, इंडिया ईरान से बात कर रहा है, इंडिया हर वो काम करने की कोशिश कर रहा है जिसको हम अप्रूव नहीं करते। तो वो उनका जो वो होता है ना, दाव गलत लगा। उनको लगा था कि ये भी पाकिस्तानी है, इसको भी अपने साथ मिला लेंगे, वैसे चल जाएगा। पर ये इंडिया है, ठीक है ना। और जैसा कि पिक्चर में कहते हैं नया इंडिया है ना। तो ये इंडिया जो है ना, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि हम डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, सॉवरेनिटी अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं। तो सर जस्ट टू कंक्लूड व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, मतलब ये है कि इस मुद्दे के बहुत सारे पहलू हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसमें एक और बहुत बड़ा पहलू है इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसके अंदर इंडिया डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है और इंटरनेशनली भी इंडिया को कॉर्नर किया जा सकता है। एंड आई थिंक इसके आगे जो भी चीज़ें इसमें से और जो नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ें अब सामने आएंगी, वी विल हैव टू कीप लुकिंग एट दोज थिंग्स। लेट्स सी हाउ कंट्रीज रिएक्ट। आई होप कंट्रीज विल डील विद इट लाइक इन वेरी नॉर्मल वे। बहुत ज़्यादा बड़ा इशू इसका बनना नहीं चाहिए, बट एज सर सेड दैट इलेक्शंस का दौर है तो कुछ भी हो सकता है। वी विल जस्ट हैव टू कीप लुकिंग एट द न्यूज़ एंड आई थिंक दिस इज इट. Thank you very much for watching this video, and for more such content please subscribe. Thank you very much.